नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। शुक्रवार यानी कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के इस बार काफी गर्मागर्म रहने के आसार हैं। आज हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि एक दिन और बढ़ाने का फैसला लिया गया। विधानसभा सत्र की कार्यवाही अब 22 दिसंबर तक चलेगी। सत्र को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से तैयारियां कर ली गई है। विपक्ष के पास कृषि से लेकर भर्तियों समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सत्ता पक्ष को जवाब देने पड़ेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि शुक्रवार को 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हुड्डा ने कहा कि पहले 3 दिन का सत्र निर्धारित हुआ था, विपक्ष के कहने पर 1 दिन की अवधि और बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाला, किसानों के मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार को सदन में जरूर घेरेगी, सवाल पूछेगी। इनेलो का कहना है कि उनकी पार्टी के विधायक कृषि और किसानों के मुद्दे को लेकर प्रमुखता से आवाज उठाएंगे। इसमें मुख्य सवाल फसल बीमा योजना को लेकर रहने वाला है। साफ है कि इस बार विपक्ष कई सारे मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी या कोशिश करेगा। उधर दूसरी ओर सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। शीतकालीन सत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सदन में सभी को बोलने का मौका मिले, इसलिए 1 दिन की अवधि और बढ़ाई गई है। विपक्ष के सरकार को घेरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2 साल से सत्ता पक्ष यही सुनता आ रहा है कि सरकार को घेरेंगे, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है और विपक्ष के हर सवाल का और मुद्दे का जवाब आंकड़ों के साथ दिया जाएगा। जी, सुनते हैं क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष का सत्र को लेकर और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का। लगभग 170 स्टार्ट क्वेश्चन है, 165 के करीब जो है वो अनस्टार्ड है और 33 कॉल अटेंशन मोशन जो आए, 2 एडजर्नमेंट मोशन है, 1 प्राइवेट मेंबर बिल है और 6 सरकारी जो बिल हैं वो अभी तक हमारे पास आए। और उस दृष्टि से बिजनेस को देखते हुए हमने 1 दिन का समय और बढ़ाने का निर्णय लिया। जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो हमारे प्रश्न थे, पहले वो 3 दिन के लिए हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला था, लेकिन क्योंकि सत्र 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए जो 22 तारीख के जो प्रश्न हैं उनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो वो कल हम उसके ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकालेंगे। हम भी तैयार हैं, ऐसी बातें हैं जो आप हम भी तैयार हैं। कल फिर बुलाई हमने विधायक दल की मीटिंग 12 बजे जाने से पहले, और फिर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे HPSC का है, आपका लीग का है, हर मुद्दे, कानून व्यवस्था है और बहुत सारे मुद्दे हैं। HPSC का और MSP का सवाल है, किसानों का सवाल है, जो किसानों पे केस बनाए गए जब कानून वापस हो गए। और 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें तमाम जो विषय हैं उन पर मेंबर हाउस के विस्तार में चर्चा कर पाए। ये बताएं कि विपक्ष ने पूरी तैयारी की है सरकार को घेरने की। सरकार का क्या तैयारी है? पिछले 2 साल में निरंतर ये सुनते आए हैं, विपक्ष ने तैयारी करी और सरकार भी पूरी तौर पर तैयार है, एक उनके सवाल का जवाब भी देगी। विपक्ष के मुद्दे तैयार हैं, सरकार तैयार है। आज इसी पे चर्चा रहेगी। वंदना पोपली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, सुरेश रोड साहब कांग्रेस से हमारे साथ है, विजेंद्र रेणु साहब इंडियन नेशनल लोक दल से हमारे साथ है, और दीप कमल सहारण हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से, जो सरकार की सहयोगी पार्टी है, उससे शामिल रहेंगे। वंदना जी, मुद्दे इस बार कई हैं और बड़े मुद्दे हैं जिसको प्रदेश की जनता के सामने सरकार को जवाब भी देना होगा। सदन में तैयारी है पूरी? देखिए प्रदीप जी, शीतकालीन सत्र जो है वो कल से शुरू होने वाला है और बहुत सारे प्रश्न जो है वो विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं, जिसका जवाब देने के लिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार जो जवाब है हम प्रवक्ता के तौर पर भी देते रहे हैं। लेकिन एक जब आप पूरे प्रदेश की जो आप जिसको कह सकते हैं विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत जो है प्रदेश की,
जब वहां पर जवाब मिलेंगे तो मुझे लगता है जनता के पास वो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ जवाब जाएंगे और पूरे आंकड़ों के साथ एक एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारी ना नीयत में कोई खोट है ना हमारी नीति में कोई खोट है। तो मुझे लगता है कि हमने लगातार परफॉर्मेंस किया है, परफॉर्मेंस की सरकार चलाई है, हमने राजनीति नहीं की है, तो इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से तैयार है कि हम विधानसभा में उनके एक एक प्रश्न का जवाब देंगे, चाहे वो कितने भी प्रश्न उठाकर ले आए। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने समय में क्या किया था, उस चीज को भी जरूर वो ध्यान रखें, क्योंकि हमने हर क्षेत्र में बेहतर किया है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमने कहीं पर कोई कसर छोड़ी, और लगातार डेवलपमेंट लगातार होती है। स्काई इज द ओनली लिमिट। आगे भी हम और भी बहुत ज्यादा चीजें अच्छी करते रहेंगे, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे यहाँ पर आप हरियाणा प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि विधानसभा सत्र है तो चाहे जितना मर्जी घेरने की कोशिश कर लें, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। आप देखेंगे कि हमारे जो मंत्री हैं वो बहुत अच्छे से पूरे आंकड़ों के साथ उनको जवाब देंगे। एचपीएससी भर्ती को लेकर जो धांधली के सवाल उठ रहे हैं वो सवाल है, किसानों का सवाल है, मुकदमों का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है। इस बार मुद्दे बड़े हैं। मैं कांग्रेस से जानना चाहूंगा कि क्या कौन कौन से ऐसे खास मुद्दे या क्या ऐसी खास तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई है इस बार सरकार से सदन में पूछने के लिए। प्रदीप जी, सबसे अहम सवाल 3 काले कृषि कानूनों के चलते हरियाणा भर में किसानों का जो उत्पीड़न किया गया, जैसे उनको प्रताड़ित किया गया, जैसे उनको लहूलुहान किया गया, जैसे उनको जान से मरने पर मजबूर किया गया, ठंडे पानी की बौछारें की गई और आरएसएस के गुंडों ने पुलिस की वर्दी डालकर उनको पीपली में सबसे पहले निहत्थे किसानों को एक तरह से मारने का कार्य किया। ये सब अहम मुद्दे हैं। इससे बड़ा मुद्दा युवाओं का आता है किसानों के बाद, जैसे एचपीएससी जो इस प्रदेश का, हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा योग्य युवक और युवतियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए ये बोर्ड बनाया गया, ये कमीशन बना हुआ है। लेकिन इसमें जिस तरीके से धांधलियां सामने आई, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी के द्वारा मीडिया को अवगत कराया गया। लगातार पिछले 10 दिन में 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, एक एक चीज उन्होंने निकाल के रख दी कि किस तरीके से बड़े लोग, सरकार के मुखिया इसमें शामिल हैं। कोई एचएएस अधिकारी, नागर नाम के एक अधिकारी की इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि वो इतने बड़े बड़े अंजाम को अपने हाथ में कंट्रोल करे और सरकार की और दूसरे विभाग की या कमीशन की सभी तरीके की अनदेखी करे। नहीं, सरकार की तैयारी तो इस बात से भी पता लगती है कि सरकार अब की बार आप लोगों को टाइम देने के लिए भी तैयार। अभी तक आपकी ओर से, विपक्ष की ओर से ये कहा जाता था कि सरकार मौका नहीं देती है, लेकिन इस बार तो जो है 1 दिन का समय भी बढ़ाया गया है और सरकार या सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि आप रखिए सवाल, आप उठाइए मुद्दे, जवाब जनता के सामने आना चाहिए सदन के माध्यम से। देखिए, तैयारी इसलिए भी हो सकती है प्रदीप जी, इसमें राजनीति की बात भी है, क्योंकि सड़क पे या रैली में या प्रदेश की धरती पे तो जवाब दे नहीं सकते, अगर ये विधानसभा के अंदर दे दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये जी विजेंद्र रेड्डू साहब, लगातार इन पे प्रेशर जनता का भी बना हुआ है और विपक्ष के तौर पे, जैसे हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने अभी बोला कि विपक्ष को मुद्दे उठाने के से पहले ये भी सोचना चाहिए कि उनके टाइम में क्या हुआ था। जब हम सत्ता पक्ष में वंदराजी होते हैं तो सत्ता पक्ष में अच्छी सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। आज विपक्ष में है तो हम जन विरोधी कार्य करने में लीन, इस सरकार को जन विरोधी कार्य करने में। विजेंद्र रेड्डू साहब, आपके तो एक विधायक साहब है, इस्तीफा दिया था, फिर से चुनाव हुए, जीत गए, अब दोबारा विधानसभा पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें 4 दिन का समय इन्होंने सत्र के लिए दिया है। देखिए, किसी भी प्रदेश के लिए विधानसभा का जो सत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें प्रदेश के सारे मुद्दे, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाती है और आगे की रणनीति सरकार द्वारा तैयार की जाती है, किस प्रकार से शासन को चलाया जाए। मैं मानता हूं जिस प्रकार से अभी विधानसभा के स्पीकर महोदय का स्टेटमेंट आपने सुनाया और उन्होंने बताया लगभग 42-43 कॉलिंग अटेंशन मोशन है, लगभग 300-350 क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन उन्होंने बताए। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पर सरकार की नीति में मुझे फर्क लगता है कि इतने सारे प्रस्ताव वो हैं, बहुत सारे उन्होंने छोड़ भी दिए।
क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से 18 स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से अब तक सरकार ने केवल एक को लिस्टिंग किया है। 11 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हैं, उनका अब तक ये सोचना नहीं कि उनके ऊपर बहस करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो जो ये 4 दिन का सरकार ने समय रखा है, मैं मानता हूं ये भी कम रखा है। जब एक इतना बड़ा सत्र है जिसमें प्रदेश के विकास कार्यों के ऊपर, प्रदेश की मौजूदा स्थिति के ऊपर विस्तार से चर्चा की जानी है, तो उसका इतना कम समय होना ही नहीं चाहिए। आज प्रदेश में प्रदेश के कितने मुद्दे हैं। सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन था, उसके ऊपर किसानों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। शिक्षा में कितने आज 50-60 हजार जो है ना अध्यापकों की कमी है, स्कूलों में हेड मास्टर नहीं है, कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। प्रदीप जी, ये सत्र प्रदेश को चलाने के लिए बुलाया जाता है, प्रदेश को किस प्रकार से चलाया जाए, और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए केवल 4 दिन का समय। चलिए, तो सरकार का कहना है कि 4 दिन का समय दिया गया है, क्योंकि विपक्ष का कहा जाता है कि बोलने का मौका नहीं। दीप कमल साहरण साहब जुड़ गए हैं जननायक जनता पार्टी से। स्वागत है दीप कमल जी आपका भी। निश्चित तौर पे उप मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि हर सवाल का या हर मुद्दे का जवाब आंकड़ों के साथ दिया जाएगा, लेकिन इस बार तो मुद्दे इतने ज्यादा विपक्ष की ओर से गिनवाए जा रहे हैं कि सरकार के लिए कुछ ना कुछ तो मुश्किल आएगी। इन सभी, देखिए, भर्तियों में धांधली का मुद्दा है, एचपीएससी का मुद्दा है, एमएसपी को लेके सवाल उठाए जाएंगे कि जब कमेटी बना दी गई है, आज जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, कानून व्यवस्था को लेके है, किसानों को लेके है, शिक्षा को लेके है, अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कह रहे थे, स्वास्थ्य को लेके है, कोरोना की जो है एक भय तीसरी लहर का जो बना हुआ है उसको लेकर है। सवाल तो बहुत सारे हैं सरकार के सामने, तैयारियां हैं उस तरीके से। प्रदीप जी, सरकार की पूरी तैयारी है और हर विभाग, हर मंत्री जो है वो अपने से संबंधित सारे सवालों के जवाब लेकर तैयार है। और ये कहना कि पहले से ही कि समय कम है 4 दिन का, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि विपक्ष कोई अभी शुरू से ही कोई बहाना ढूंढने लगे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में सदन से बाहर जाने का सोचें या कोई कमी निकालने का सोचें। लेकिन मैं नहीं मानता कि जो शीतकालीन सत्र होते रहे हैं हरियाणा विधानसभा के, वो 3 दिन से ज्यादा के आमतौर पर हुए हैं। अगर पहले से ही उसको बढ़ाकर 4 दिन के लिए किया गया है, यानी कि सरकार पूरी तरीके से आत्मविश्वास में है और इस हौसले के साथ है कि 3 दिन क्या 4 दिन आप बात कीजिए, और अगर चौथे दिन भी काम बचेगा तो फिर आगे की और आगे संभावना रहती है। ये तो कोई बाउंड नहीं हो जाता ना कि पहले 4 दिन कह दिया तो अब 4 दिन नहीं रहेगा। अगर काम बचेगा, सवाल बचेंगे, मुद्दे बचेंगे तो आगे हो जाएगा। लेकिन पहले से ही कोई नकारात्मक बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और चाहे आपने जिन जिन मुद्दों की बात की, मैं ये मानता हूं कि उन सारे मुद्दों पर सरकार के पास कुछ न कुछ ऐसी कदम है जो उन सरकार ने उठाए हैं टाइम के साथ। चाहे वो एचपीएससी से संबंधित चीज थी, चाहे एमएसपी को लेकर बात है। हरियाणा सरकार हमेशा अग्रणी है हर चीज में। अगर भर्तियों में कोई शिकायत मिली है, कोई गड़बड़ी हुई है, किसी ने की है, तो वो आज सलाखों के पीछे है। वो अपनी नौकरी से हाथ धो चुका है। उसके आसपास के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सारे के सारे सरकारी शिकंजे में आ चुके हैं, पुलिस के शिकंजे में। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करने वाली बात की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं। लेकिन सवाल तो जहां तक यही है ना, जो विपक्ष की ओर से लगातार उठाया जा रहा है कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि आपको किसी को पकड़ना पड़ता है, फिर परीक्षाओं को लेके सवाल उठते हैं, उसके बाद उनको या तो स्थगित करना पड़ता है या फिर उन सवालों के घेरे में ही उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। ऐसे में प्रदेश के युवा का भरोसा तो सरकार से एक बार डगमगाता है। उसको ये लगता है कि ये हो क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आता, एक कंफ्यूजन है। और फिर एक भय जो लग जाते हैं उनके मन में भी, और जो नहीं लग पाते उनके मन में एक शंका ये रहती है कि शायद मेरे साथ अन्याय ना हुआ हो। इस तरह की आशंका तो बनी रहती है हमेशा। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? पकड़ लेना उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो ये मान के चलिए कि ऐसी अवस्था ही ना आए जिसमें ये सारी चीजें हो। प्रदीप जी, मेरे ख्याल से प्रदेश के युवाओं का जो भरोसा है वो इस पूरे वाकये से सरकार में और बढ़ना चाहिए। उनको ये तसल्ली होनी चाहिए कि जो फिलहाल सरकार है हरियाणा में, उसमें कोई भी चीज जो है वो स्वीकार नहीं होगी। भर्तियों को लेकर जो भी गड़बड़ी होगी, लोगों में खौफ रहेगा इस बात का, और सुधरेंगी चीजें। और ये व्यवस्था कोई अगर बिगड़ी हुई है तो पिछले 5-7 साल में नहीं,
ये अगर तंत्र है, अगर हमारे पुलिस थाने काम कर रहे हैं, अदालतों में लाखों की संख्या में केस लंबित हैं, तो ये हमारे समाज का हिस्सा है, हमारी पिछली सरकारों की देन है और इसमें धीरे धीरे सुधार होता रहे, यही हम सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के दिन मैं इस गारंटी को देने की स्थिति में नहीं हूं कि कोई भी गड़बड़ नहीं होगी हमारे आसपास। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सरकारी भ्रष्टाचार की बात हो या भर्तियों में गड़बड़ की बात हो, ये आज के दिन सुनिश्चित नहीं हम कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो सामने आएगा उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जी सुरेश अरोड़ा साहब, कम से कम ये आश्वासन तो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि गड़बड़ी ना हो इसकी कोशिश की जाएगी, और जो अगर गड़बड़ी करता है तो उसको उजागर भी करने का काम सरकार ही करती है। देखिए, अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की एक सार्थक भूमिका में है और अगर जनहित में ये गठबंधन सरकार आगे बढ़ती है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सिर्फ कहने से ही नहीं, करना भी पड़ेगा। ये आपके और हमारे मीडिया के और विपक्ष के सामने और जनता के सामने ये बातें आ जाएंगी कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर आपको नजर आएगा। कहने में तो ये सब कुछ कहते हैं, कहने में 15 लाख भी बोलते थे, काला धन वापस लाने की भी बात करते थे, एमएसपी पर कानून बनाने की भी बात करते थे। ये तो बहुत छोटी बात है जो अभी ये वादा कर रहे हैं। देखते हैं अगर अच्छी बात कोई इंप्लीमेंट होती है तो इसमें सबका भला है। कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करती है, लेकिन ये चेतावनी भी देती है अगर इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने की कोशिश की, विपक्ष की बात को अनसुना करने की कोशिश की, तो कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है और किसी भी तरीके का कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता से, प्रदेशवासियों से सरकार को एक तरह से हैवी नहीं होने देंगे, मनमानी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी इसमें मजबूती से प्रदेश के हित में खड़ी है। सरकार को हम घेरने का कार्य करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे लोकसभा में कल राहुल गांधी जी के तेवर देखे हैं नरेंद्र मोदी जी की जिस तरीके से पानी में डुबकी लगवाई है। जय वन्ना जी बोलिए। सुरेश अरोड़ा साहब जवाब ले लेते हैं आपकी बात। जी सुरेश जी अभी कह रहे थे कि हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया जाए, तो मैं एक बात उनसे कहना चाहूंगी कि अपने नेताओं को जरूर ये कहिएगा कि हर बार की तरह भाग ना जाए। जब चर्चा हो रही होती है तो इनके जितने भी लीडर्स हैं लगातार हम देखते हैं कि अपना प्रश्न उठाते हैं, शोर मचाते हैं और वहां से उठकर भाग जाते हैं, चर्चा का समय नहीं देते, सामने वाले की बात नहीं सुनना चाहते। तो अगर आपको लगता है आप मुद्दा उठा, जो स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी यही है कि विपक्ष प्रश्न उठाए और जो सत्ता पक्ष है उसका जवाब दे, लेकिन जवाब को सुनने का भी कहीं ना कहीं मादा जरूर रखें। अभी यहाँ पर आप बात कर रहे थे या एचपीएससी की भर्तियों की बात कर रहे थे, प्रदीप जी मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों है कि ये जो पेपर लीक के मामले या जो इस तरह के मामले एकदम से क्यों बढ़ गए। तो मैंने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या होता था, पहले नेता खुद इन्वॉल्व रहा करते थे, वो कहते थे कि हम अपने आप लगवा देंगे, हम अपने आप सारी सेटिंग करवा देंगे, और अब यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति किसी नेता के पास नहीं जा सकता। नहीं ये वन्ना जी ये तो तर्क नहीं हुआ ना, ये तो तर्क नहीं हुआ। देखिए जो 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 मामले आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं सामने, आप उसको इस तरीके से जस्टिफाई तो कम से कम ना करें ना। जस्टिफाई नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं ये बता रही हूँ। ये तो वैसी बात हो गई कि अपराध इसलिए ज्यादा हुए क्योंकि एफआईआर ज्यादा होने लग गई। ना देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कहीं पर कोशिशें हो रही हैं तो उनको रोकने का भी हमारा काम है, और कोई पकड़ में आएगा तो उसको दंडित करने का भी काम है हमारा। मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि हमारी सरकार में से कोई पर्सन जो है, कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई अलग व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी में या बाहर से कोई व्यक्ति कोशिश करता है उसको हम पकड़ेंगे भी और उसको दंडित भी करेंगे। जी विजेंद्र रेड्डी साहब। जी प्रदीप जी, जिस प्रकार से पहले तो मैं दीप कमल वाली बात कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि जो है ना हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए आज सरकार स्वयं ये मान रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएंगे, हम रिश्वतखोरी को नहीं रोक पाएंगे, ये आपके प्रवक्ता ने आपके सामने अभी कहा। दूसरी बात अभी वंदना जी कह रही हैं, वंदना जी मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जिस आप कहते हैं कि हम पकड़ते हैं और उनको अंदर डालते हैं, आप ये होने क्यों देते हैं? सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वे होने ही ना दे, और हो गया फिर आप उसको पकड़ते हैं। कहीं ना कहीं इसमें ये भू आती है कि आप बड़े मगरमच्छ जब फंसने वाले होते हैं तो छोटी मछलियों को फंसा करके भी अपना दीप कमल जी, इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से सवाल उठाया गया है कि स्वीकार कर लिया गया है कि कम से कम भ्रष्टाचार को पूरी तरह तो नहीं रोक सकते हम, या इस तरह की धांधलियों को नहीं रोक सकते, एक किस्म से सरकार ने हाथ खड़े कर दिया, ये विजेंद्र रेड्डी साहब कहना चाह रहे हैं।
प्रदीप जी एक मिनट, मेरी एक बात और रह गई। अभी हमारे गौड़ साहब भी कह रहे थे वंदना जी को डर था। वंदना जी एक मिनट, मेरी 1 सेकंड की बात और बाकी है। वंदना जी को डर था कि कहीं कांग्रेस वाले बाहर ना चले जाए। वंदना जी, इस चैनल पर मैं ये स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि इस बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है, अगर जाएंगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ आपका फायदा ही करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से अंदर खाने आपका सहयोग कर रही है, चाहे वो एलनाबाद इलेक्शन के उदाहरण को ले लो, चाहे वो सुभाष चंद्रा के इलेक्शन को ले लो, चाहे और कांग्रेस पार्टी बहुत क्यों सारे सहयोग कर रही है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो राजनीति है। पहले कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल को बी टीम बताती थी, अब इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस को सत्ता पक्ष की बी टीम बताती है, वो तो अलग बात है। दीप कौल जी, प्रदीप जी, इनके पास और कोई काम तो है नहीं, अब यही कहेंगे ना इनके पास कोई मुद्दे हैं ना कोई ऐसा कोई प्रश्न है, तो अब इसी पर ही आ जाएंगे, ये इसकी बी टीम, ये इसकी ए टीम। बड़ा अच्छा लगता है। दीप कौल जी, रेडू साहब की ओर से सवाल उठाया गया, उसका एक बार जवाब ले लेते हैं वंदना जी। देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो मुझे खुशी हुई कि इंडियन नेशनल लोकदल के लोग जो है वो एक ही डिबेट में एक ही तीर से कई निशाने करने की कोशिश करने लगे हैं कि वो एलनाबाद चुनाव का भी कोई श्रेय लेना चाहते हैं, बीच में कांग्रेस को भी बी टीम बता देना चाहते हैं, और सरकार के भी हमारी बातों में से बाल के खाल निकालना सीख रहे हैं। तो मतलब चलो एक सुखद स्थिति है कि कम से कम एक पार्टी जो पूरी तरीके से दिशाहीन होती थी हमेशा, वहां कम से कम कोई ऐसी बात तो हो रही है। लेकिन अफसोस ये कि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा निराशात्मक बात है। कम से कम सुरेश रोड जी ने ये कहा कि सरकार अगर सकारात्मक रूप से कोई काम करेगी तो हम सरकार के साथ हैं, और अगर सरकार ने कोई विपक्ष को हल्के में लिया तो फिर हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कम से कम जिम्मेदारी से अच्छे से कही। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता प्रयास करते करते, अब क्या आप प्रदीप जी और या मैं या कोई और ये सुनिश्चित कर सकता है कि आने वाले दिनों में कोई भी अपराध नहीं होगा हमारे आसपास? क्या ये बात अगर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं तो इनेलो के लोग इस बात पे कम से कम टाइम पास करेंगे डिबेट में? मैंने इतनी ईमानदारी से कही कि हम आज के दिन कोई भी देश में जहां इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए, इनेलो के लोगों के पास अगर कोई भी जिम्मेदारी है देश में, तो वहां पूछ लीजिए कि क्या ये गारंटी हो सकती है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी? लेकिन दीप कौल जी देखिए, जो सवाल है उनके जवाब तो देने पड़ेंगे। बेरोजगारी के आंकड़े इतने ऊपर गए हैं प्रदेश में, दीप कौल जी, वो हम दे रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी के आंकड़े इतने ऊपर गए हैं प्रदेश में, उसको लेके सरकार से सवाल विपक्ष अगर कहता है किए जाएंगे तो किए जाएंगे, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। कृषि का सवाल अगर किया जाएगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल कह रही है कि फसल बीमा योजना को लेकर सवाल किया जाएगा कि कितने लोगों को कितना मुआवजा आप लोग दे पाए हैं अभी तक। बता देंगे ना, बताएंगे। इसमें क्यों चिंता कर रहे हैं कि पहला दिन अब तक आया नहीं है? पहले दिन आप ये कह रहे हैं कि हम ये सवाल करेंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा। क्या कोई ऐसा सवाल है जिसका विधानसभा में जवाब नहीं मिलता है? सरकारी रिकॉर्ड से संबंधित कोई सवाल ऐसा है जिसका जवाब ना दिया जाए विधानसभा में? क्या सुन लीजिए रेडू साहब, और कब तक छिपाएगी? सुन लीजिए रेडू, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बात निराशावादी हो रही है। अगर आप तरीका बदल रहे हैं तो अपनी अप्रोच भी बदलनी पड़ेगी इंडियन नेशनल लोकदल को। नकारात्मक बातें ना करें शुरू में। कमल जी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया ही ये कहेगा कि गड़बड़ तो होंगी भाई, अगर मुखिया ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाले यहाँ मुखिया नहीं बैठे हैं, मुखिया नहीं बैठे, यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। आप भी अपनी पार्टी के मुखिया नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का ये डिबेट नहीं है। यहाँ मुखिया कौन बैठा है? चलिए सुरेश रोड साहब, विपक्ष को कम से कम निराशावादी तो नहीं होना चाहिए, उसको आशावादी रहना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ, अगर जो सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब तो मिलेंगे। देखिए, हम सारे जवाब मिलेंगे। और ये अगर किसी पार्टी का नजरिया ये है कि हवाई बातें करो, जमीनी हकीकत से दूर हटके और बड़े बड़े ही बातें और वादे करते जाओ, तो ये इनेलो का तरीका होगा। और इनेलो अच्छा जो बात सत्ता पक्ष की ओर से कही गई है कि आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा, आपके पास कानून व्यवस्था को लेके या जो सरकार दावा कर रही है कि जितने कार्रवाई की गई है, सरकार के पास तो उसके आंकड़े हैं। आप बताएंगे कि क्या कौन कौन से पेपर लीक या पेपर आउट या भर्तियों में धांधली किस तरीके से हुई है, उसके प्रमाण भी आपकी ओर से रखे जाएंगे? प्रदीप जी, आपने बड़ी अच्छी बात मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी आप कह रहे थे कि सरकार कह रही है कि हम जवाब देंगे। मेरे को आशंका यही है, जवाब तो देंगे लेकिन ये झूठे आंकड़ों के साथ जवाब देंगे, और इस बार हम इनको घेरने का कार्य करेंगे।
जिस तरीके से लोकसभा में भी ये कह रहे थे कि हमारे पास मरने वाले 700 से अधिक किसानों की कोई लिस्ट नहीं है, कोई सूची नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने इनको बता दिया कि पंजाब में कितने किसानों को और हरियाणा में कितने किसानों को हमारी सरकारों ने सूचीबद्ध किया है, हमारी पार्टी ने सूचीबद्ध किया है और पंजाब की हमारी गवर्नमेंट ने मुआवजा तक दिया है। तो हम आंकड़ों से ही बात करते हैं। बीजेपी से और इस गठबंधन सरकार से हमारी एक गुजारिश ये जरूर है कि ये आंकड़ों का खेल ना खेले, झूठे आंकड़े पेश ना करें, ना विपक्ष को गुमराह करें, ना अपने आप को गुमराह करें, क्योंकि हमारे सीएलपी लीडर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक एडवोकेट है। जी रेणु साहब, मुश्किल से 30 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा फटाफट, और फिर मैं दोनों पार्टियों से जवाब लूंगा। विधानसभा में रखेंगे हम लोग। प्रदीप जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं इंडियन नेशनल लोक दल ने जो क्वेश्चन उठाए हैं उनका सकारात्मक सरकार जवाब दे और उनके क्वेश्चनों को लिस्टेड किया जाए। आज तक तो क्वेश्चन ही लिस्ट नहीं किए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला विधानसभा में क्वेश्चन उन्होंने भेजने का काम किया है, सरकार उनको एडवांस में ही इग्नोर कर रही है, उनको शामिल ही नहीं कर रही है अपने एजेंडे में। वो सारे शामिल किए जाए और वो तो दूध का दूध और पानी का पानी विधानसभा में हो जाएगा। कौन कितने मुद्दे उठाएगा सब जानते हैं। जब अभय सिंह जी खड़े होते हैं तो सरकार को जवाब देने पर मजबूर होना ही पड़ता है, और इस तरह से आप बच नहीं सकते कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आज प्रदेश में इतनी ज्यादा समस्याएं प्रदेश हैं, आप किसी भी क्षेत्र को ले लो, आज देश का युवा बहुत परेशान है और दुखी है जिस प्रकार से घोटाले। अब ये कहते हैं कि हम पकड़ लेते हैं, अरे भाई पकड़ लिया, आपके ऑफिस में 2-2 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं तो क्या पकड़ लिया और वन्ना जी फटाफट 30 सेकंड, फिर मैं दीप को नियत से अपनी कार्रवाई सरकार को करनी। प्रदीप जी, बहुत ही आशावादी विपक्ष मिला है। पहले कहते हैं कि हमें जो है जवाब नहीं मिलेंगे, और जब आपने बोला कि जवाब मिलेंगे और आंकड़ों के साथ मिलेंगे तो बोल रहे कि आंकड़े झूठे होंगे। और एग्जाम्पल किसके आंकड़ों का दे रहे हैं? राहुल गांधी का। राहुल गांधी क्या कहते हैं? हिंदू और हिंदुत्व अलग है। मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। अगर इनको राहुल गांधी जी के आंकड़ों पर विश्वास है तो मुझे लगता है जनता खुद ही देख लेगी, इसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक अभी एनएलडी के मुझे नहीं, नरेंद्र मोदी जी को भी विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से वही काम कर रहे हैं जो राहुल जी बोल रहे हैं। प्रवक्ता है सुरेश जी, आपको मिर्चें लगेंगी, लेकिन राहुल गांधी का कुछ नहीं हो सकता, आपको भी पता है। तो राहुल गांधी जी का अनुसरण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपको समय नहीं ना, समय वन्ना जी समय नहीं है, फटाफट। प्रश्नकाल के जो क्वेश्चन है वो भी ड्रॉ से निकाले गए हैं और आप पक्षपात का आरोप लगाएंगे, वो तो आपका राइट है, लेकिन आप देखेंगे कि दीप कमल 30 सेकंड में वाइंड अप करूंगा। देखिए प्रदीप जी, मुझे दिख गया है कि कैसा 4 दिन का सेशन कैसा रहेगा। इनेलो की और कांग्रेस की अप्रोच क्या है कि वो पहले से ही कमियां बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सारे जवाब मिलेंगे, करेंगे नहीं देंगे, आप जवाब देंगे तो झूठे देंगे। पहले से ही इनका मन बना हुआ है, तो यही इनके नेताओं की सोच होगी, जैसे प्रवक्ता कह रहे हैं यहाँ पर। और जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जिक्र बार बार सुरेश रोड जी कर रहे हैं कि वो खुद वकील हैं, वो ऐसे वकील हैं जो 5-5, 6-6 सीबीआई के मुकदमों में आरोपी के रूप में पेश होते हैं हर महीने। ऐसे वकील अगर हरियाणा के विपक्ष को उसकी ये जिम्मेदारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो किसी को बख्शेंगे नहीं, तो वो खुद अपनी वकालत सीबीआई कोर्ट में अच्छे से कर ले, वो बहुत अच्छा रहेगा। वंदना जी को सबसे ज्यादा डर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ही है कि वो सबसे पहले मैदान छोड़ के भागेंगे विधानसभा से, क्योंकि वो हर बार उनका सेशन रहा है, उनका हर बार। विपक्ष का कहना है कि मुद्दों की भरमार है, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि जवाब देने के लिए तैयार है। देखते हैं, कल से सेशन शुरू हो रहा है, कितना हंगामेदार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।